प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक जो पहले अपने चल रहा था टॉपिक मौर्य काल। तो मौर्य काल के अंदर अपने बात की थी मौर्य वंश के अलग अलग शासकों के बारे में। तो आज का टॉपिक अपन लेंगे मौर्य प्रशासन, यानी कि ये आज का जो टॉपिक है वो 10th बोर्ड के हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसमें से इस टॉपिक से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक में कैसे पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट के अंदर बताऊंगा। तो अपन बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। किसकी बात करेंगे? मौर्य प्रशासन की। यानी कि मौर्य प्रशासन यानी कि प्रशासन के अंदर यानी कि मौर्य प्रशासन के अंदर एक मंत्री परिषद थी। यानी कि प्रशासन में हमेशा एक मंत्री परिषद होती है। तो मौर्य काल के अंदर भी एक मंत्री परिषद थी और मंत्री परिषद का एक ही कार्य होता है सम्राट के लिए काम करना। यानी कि सम्राट की सहायता करना, मतलब सम्राट के लिए सहायता करना, सम्राट को अलग अलग कामों के लिए सूची बना कर देना, मतलब सम्राट का हर कार्य सिद्ध करना, उनको हेल्प करना। तो मंत्री परिषद के अंदर बताया जा रहा है कि मौर्य काल के अंदर सदस्यों की जो संख्या है वो 12, 16 व 20 बताई गई है। यानी कि मौर्य काल के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 12 है, 16 है, 20 है। यानी कि ये उन मौर्य काल के अंदर सदस्यों की संख्या थी मंत्री परिषद के अंदर। अब अपन आगे बात करते हैं कि मंत्री परिषद के अंदर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जिन व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है, उनकी पहले जांच पड़ताल की जाती है। उस जांच पड़ताल को क्या बोला जाता है? उपदा परीक्षण। क्या बोला जाता है? उपदा परीक्षण। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उपदा परीक्षण क्या है? यानी कि मौर्य काल के अंदर मंत्रियों की नियुक्ति से पहले उनकी जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल कैसे? उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में। यानी कि ये जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको नियुक्ति दी जाती है। तो इस परीक्षण को क्या कहा जाता है? उपदा परीक्षण कहा जाता है। अपन आगे बात करते हैं कि यानी कि मौर्य काल के अंदर जो शीर्षस्थ अधिकारी होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो उनके पास अर्थशास्त्र का लेखा जोखा करने का कार्य होता है। यानी कि इकोनॉमिकल जो कार्य होता है वो शीर्षस्थ अधिकारी यानी सबसे बड़ा अधिकारी वो काम करता है। इसके अलावा मौर्य काल के अंदर महामात्रों की संख्या 18 बताई गई है। यानी कि मौर्य काल के अंदर विभागों की संख्या, महामात्र यानी विभागों की संख्या कितनी बताई गई है? 18 बताई गई हैं। और ये विभाग क्या कहलाते हैं? तीर्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तीर्थ। और इन जो महामात्र होते हैं यानी इन तीर्थों का अध्यक्ष कहलाता है। महामात्र क्या कहलाएंगे? तीर्थों का अध्यक्ष कहलाएंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जिस समय मौर्य काल का शासक अशोक था, तो उस समय मौर्य काल का जो प्रांत था वो 5 भागों के अंदर विभाजित था। मौर्य काल का प्रांत यानी कि मौर्य काल जो था, इनका जो राज्य था वो 5 अलग अलग विभागों के अंदर बंटा हुआ था, 5 प्रांतों के अंदर बंटा हुआ था। 5 प्रांत में सबसे पहला था उत्तरापंथ यानी तक्षशिला, दूसरा था अवंती राष्ट्र यानी कि उज्जैनी, तीसरा था कलिंग यानी कि तोसली। कलिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, कलिंग का युद्ध के बारे में। इसके अलावा जो दक्षिणापंथ था उसका वो शृंगगिरी एवं मध्य देश यानी पाटलिपुत्र। यानी कि ये मौर्य प्रशासन के अलग अलग 5 प्रांत थे। अब अपन आगे बात करते हैं कि यानी कि इन प्रांतों का जो विभाजन किया जाता था कि भाई इन मौर्य प्रशासन ने, अशोक ने 5 जो प्रांत डिसाइड किए थे, विभाजन किया था, वो किस के अधीन किया था? यानी कि प्रांतों का जो विभाजन किया जाता है वो विषय पते के अधीन। यानी कि किस विषय में, यानी कि भाई विभाजन करते तो कुछ उनके पास विषय होना चाहिए। यानी इन प्रांतों का जो विभाजन किया गया वो विषय पते के अधीन यानी किसी निश्चित विषय के उद्देश्य से किया गया था। अब अपन बात करते हैं कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती हैं वो ग्राम थी। यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ग्राम कहलाती है। और ग्राम का जो अध्यक्ष था
वो क्या कहलाता है, यानी मुखिया जो होता है, अध्यक्ष यानी मुखिया, वो ग्रामिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामिक। गांव का मुखिया कौन होता है? ग्रामिक, यानी ग्रामिक। इसके अलावा ये भी बताया जाता है गोप, यानी कह रही मौर्य प्रशासन के अंदर 10 गांवों का जो अध्यक्ष होता है, यानी 10 गांवों को जो संभालता है, उसे गोप कहते हैं। यानी गोप किसे कहते हैं? 10 गांवों का मुखिया, यानी कह रही 10 गांवों का जो मुखिया होता है वो गोप कहलाता है। और गोप का एक ही कार्य होता है, ग्राम के जितने भी जो अधिकारी होते हैं उनके कार्य की देखभाल करना, उनके कार्य का देखना वापस। इसके अलावा अपन आगे बात करेंगे मैगस्थनीज, यानी कह रही मैगस्थनीज ने की जो पुस्तक है इंडिका, यानी कह रही उनके अंदर जो मौर्य प्रशासन है उन्होंने इनको अलग अलग वर्गों में बांटा किया गया, जैसे नगर प्रशासन एवं सैन्य विभाग। यानी कह रही नगर प्रशासन को भी उन्होंने 6 समितियों के अंदर डिसाइडेड किया गया है, और जो सैन्य प्रशासन है उनको उन्होंने 5 समितियों में बांटा गया है। तो अपन बात करेंगे नगर प्रशासन, यानी कह रही कौन कौन सी समिति थी। तो प्रथम समिति, यानी कह रही जो मौर्य प्रशासन की प्रथम समिति थी, उनका क्या कार्य था? उनका कार्य था उद्योगों का निरीक्षण करना। दूसरी समिति का कार्य था विदेशियों, यानी कह रही मौर्य अशोक के समय, यानी कि मौर्य काल के अंदर विदेश से कितने जो लोग आए थे उनकी देखभाल करना, यानी विदेशी लोगों की देखभाल करने का कार्य कौन सी समिति करती थी? द्वितीय समिति करती थी। तृतीय समिति का कार्य है कि कितने व्यक्ति ने मतलब कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, यानी कह रही जन्म एवं मरण का लेखा जोखा करना, ये किस समिति का कार्य था? ये तृतीय समिति का कार्य था। फिर चतुर्थ समिति, यानी कह रही चतुर्थ समिति का कार्य व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना, यानी कह रही उनका व्यापार बढ़ाना। पंचम समिति, यानी पंचम समिति का कार्य निर्मित वस्तुओं, यानी कह रही जो भी वस्तु उनके उद्योगों के अंदर बनाई जाती हैं उनका विक्रय का निरीक्षण करना, यानी कह रही जो भी वस्तु बनी है उनका पेमेंट, यानी कह रही उनका मूल्य निर्धारण करना कि भाई ये वस्तु कितने मूल्य की है, तो उस समिति का कार्य होता है। और जो अंतिम और छठी समिति होती हैं, यानी कह रही जो वस्तु बिक गई है, यानी कह रही जिस वस्तुओं को बेचा गया है उसके ऊपर टैक्स लेना, यानी कह रही विक्रय मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में कौन सा भाग लेना? 10वां भाग वो क्या लेते थे? टैक्स के रूप में वसूलते थे। अब अपन बात करेंगे सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन के अंदर जो पहली समिति थी वो पैदल, यानी कह रही पैदल सैनिकों की देखभाल करना। फिर दूसरी समिति थी अश्व, यानी कह रही घोड़े पर सवार सैनिकों की देखभाल करना। तीसरी समिति थी हाथी, यानी कह रही हाथी पर सवार सैनिकों की देखभाल करना। चौथा में रथ, यानी कह रही रथ के अंदर सवार सैनिकों की देखभाल करना। और फिर नौसेना, यानी कह रही नौसेना यानी नौ सैनिकों की देखभाल करना। तो कुल मिलाकर इन दोनों समितियों के अंदर टोटल 30 सदस्य थे। कितने सदस्यों की संख्या थी? 30, यानी कह रही ये 30 सदस्य थे। वो अलग अलग इनके जो काम थे प्रशासन के उनको बांट रखा था, वो इन सभी का अलग अलग का निरीक्षण करते थे। अब अपन बात करते हैं कि प्रशासन के अंदर, यानी कह रही नायक, यानी कह रही जो अधिकारी युद्ध का नेतृत्व करता है, यानी कह रही जो युद्ध लड़ने जाता है, यानी आगे से युद्ध का नेतृत्व करता है, उसे नायक कहा जाता है। इसके अलावा सेनापति, यानी कह रही मौर्य प्रशासन के अंदर सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मतलब सेनापति, यानी सेनापति कौन होता है? सबसे बड़ा अधिकारी सेना का, यानी सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? सेनापति कहलाता है। इसके अलावा मौर्य प्रशासन के अंदर गुप्तचर विभाग भी रखे थे, यानी गुप्तचर मतलब जो सूचनाएं पहुंचाना। गुप्तचर विभागों को 2 भागों के अंदर बांटा गया। एक भाग था समिति, दूसरा भाग था संचार। यानी समिति का अर्थ होता है एक ही जगह पर रुककर कार्य करना, मतलब फिक्स उनका एक जगह होती थी, वहीं पर बैठे रहते थे और उनका काम करना। संचार, संचार का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, मतलब अलग अलग प्रांतों में जाकर भ्रमण करके कोई खबर लेकर आना, यानी भ्रमण करके खबर लेकर आना संचार के अंतर्गत आता है। और एक ही जगह पर बैठकर काम करना
समिति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मौर्य प्रशासन के अंदर 2 प्रकार के न्यायालय भी थे। 2 प्रकार के न्यायालय, पहला न्यायालय था धर्मस्थल न्यायालय, दूसरा था कंटक शोधक, यानी कह कि यहाँ पर न्याय भी होता था। इसके अंदर जो भी चोरी है, डकैती है, लूट है, चोरी का मामला इसके अंदर आता है, चोरी है, लूट है, डकैती, मतलब ये कार्य इसके अंतर्गत किए जाते थे। किसके अंदर? धर्मस्थल न्यायालय और कंटक शोधक यानी न्यायालय। ये मुकदमा यानी कि फौजदारी जो मुकदमे होते थे वो कंटक शोधक न्यायालय के अंतर्गत आते थे, मतलब धर्म के विषय इसके अंतर्गत आते। अब इसके अलावा कौटिल्य ने यानी कह कि कौटिल्य ने राजा के सप्तांग बताए, यानी कह कि कौटिल्य ने राजा के 7 अंग भी बताए, यानी कौटिल्य ने राजा के 7 अंगों का भी निर्धारण किया गया। जैसे कौन कौन से होते हैं? राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड, जनपद एवं मित्रों का उल्लेख, यानी कह कि ये बात कौटिल्य ने बताई है सप्तांग यानी 7 अंगों के बारे में। इसके अलावा कौटिल्य ने अपनी पुस्तक यानी कह कि कौटिल्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है मैगिस्थनीज। तो कौटिल्य ने क्या किया? वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया, यानी कह कि वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था क्या होती है? अलग अलग वर्ण, यानी कह कि उन्होंने हमारे समाज के को पहले 4 वर्णों के अंदर विभाजित किया गया था। इसके अलावा अपन बात करते हैं मैगिस्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, यानी कह कि उन्होंने हमारा जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज को 7 वर्गों के अंदर उन्होंने विभाजन किया था। 7 वर्ग कौन कौन से हैं? विभाजन उन्होंने जातियों के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? जातियों के आधार पर। जो 7 विभाग थे विभाजन समाज का, पहला है दार्शनिक, दूसरा था किसान, तीसरा था पशुपालक, चौथा था कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक और जो 7वां था सभासद, यानी अन्य जो शासक वर्ग होते थे वो इसके अंतर्गत आते थे। तो ये मौर्य प्रशासन था। मौर्य प्रशासन 10th बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसमें से 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 1 नंबर का भी क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई मौर्य प्रशासन के अंदर जो नगरीय प्रशासन था उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो नगरीय प्रशासन के बारे में आपको बताना है। 6 समिति सदस्यों का ये एक मंडल होता है जिसके अंदर अलग अलग भाग 6 समितियां बनी होती हैं। 6 समितियां आपको बतानी है किसका क्या कार्य होता है। इसके अलावा सैन्य प्रशासन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप बता सकते हो। इसके अलावा न्यायालय यानी कह कि मौर्य काल के अंदर न्यायालय कितने प्रकार के थे, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा गुप्तचर विभाग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय समाज का वर्गीकरण यानी कह कि इंडिका ने मैगिस्थनीज इंडिका में हमारा जो समाज का वर्गीकरण किया 7 जातियों के आधार पर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा प्रांतों की संख्या यानी कि मौर्य काल के अशोक के समय 5 कौन कौन से प्रांत है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारा था आज का जो टॉपिक था मौर्य प्रशासन, यानी कि आज अपना जो मौर्य साम्राज्य था उसके ऊपर जो आखिर लेक्चर था, आज मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।